एंड एट द एंड ऑफ डे हमारे सोसाइटी में अच्छे ह्यूमन बींग्स की भी आवश्यकता है जो अच्छा इंसान बनने के लिए हमें प्रेरित करें। तो मुझे लगा सर कि आई फाउंड माई सेल्फ कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। रूटीन है, मैं सुबह जल्दी उठ के मैं वॉक पे जाता था। उसके बाद में सर एक आधा घंटे का मैं योगा सेशन करता था। गीता में लिखा हुआ है निष्काम कर्म जो है उस प्रोसेस को मैंने फॉलो किया। और तो आप ऐसा करके आप फ़ोन भी चला सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको भी सर आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में और उसको ओपन करके जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो एकदम हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी मेरी। तो आप अच्छी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव अपनी पर्सनैलिटी बनाइए और पर्सनैलिटी पे भी काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि लंबे समय तक आप मन की पीड़ा को अपने अंदर ही बसा लेना धीरे धीरे डिप्रेशन जो है। प्रिंस कॉलेज सीकर बना दिल्ली का राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर। ग्रेजुएशन के साथ करें आईएएस और आरएएस की तैयारी। प्रिंस कॉलेज सीकर में संपर्क करें। नमस्कार जोधपुर जल को जोधपुर से मैं हूँ आदित्य आपरे साथ है और आपने ठा वेला कि मैं उन लोगों से मिला रही हूँ कि जी का आरएस रेमिना अच्छी रैंक लार आपरे शहर और नाम रोशन कर रहा है। तो इन बार मैं बैठो हूँ जी का चिकित्सा अधिकारी है डॉक्टर परमजीत जी साथ है और वाणी रैंक 27वीं रैंक आई है आरएस आबार जी को 2021 रिजल्ट आयो। उन रेमिना मैं वाण से बात करूला कई स्ट्रेटेजी रहे कितनी तैयारी करनी पड़े सारा सवालों का जवाब मैं उना से जानूला। सर सबसे पहले तो आपने हार्दिक शुभकामना और सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ एक छोटा सा परिचय सर आपका। सर मैं अभी जैसा कि आपने बताया कि मैं एक आयुर्वेद डॉक्टर हूँ, तो मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पाली डिस्ट्रिक्ट के आहुआ और जोजावर गाँवों में हुई है। और उसके बाद मैंने डॉक्टर बनने का सोचा था और उसके बाद मैंने कोटा में पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट की भी तैयारी की। और आयुर्वेद में एडमिशन के बाद में आयुर्वेद कोर्स करने के बाद में मेरा गवर्नमेंट में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के रूप में चयन हो गया था। और 1-2 वर्ष में जालोर में मैंने अपनी सेवाएं दी थी और उसके बाद निरंतर मैं जोधपुर में ही हूँ और यहाँ पर अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मसूरिया में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। तो सर कितना मुश्किल रहता है आप एक जोजावर गांव से आते हैं फिर आप पीएमटी क्लियर करते हैं डॉक्टर बनते हैं आप चिकित्सा अधिकारी बनते हैं, पहले इस जर्नी के बारे में बताएं कितना मुश्किल रहा सर आपके लिए। सर मुश्किलें तो आती है क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से हम लोग जो पढ़ के आते हैं तो हमारे पास वो रिसोर्सेज और वो स्पिरिट तो होती है, लेकिन वो रिसोर्सेज नहीं होते जो एक शहरी अर्बन बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के पास में होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो अगर ग्रामीण विद्यालयों में देखा जाए तो जो फैकल्टीज़ होती हैं वो भी प्रॉपर एडिक्वेट नहीं होती हैं और कोई न कोई ऐसा सब्जेक्ट आपका वीक रह ही जाता है जिसके बारे में आगे जा करके आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली सर इट वॉज़ अ टफ टास्क, मेहनत यहाँ पर आकर हमको ज़्यादा करनी पड़ी और फॉर्चुनेटली सर ईश्वर का साथ रहा, मेरे माता पिता की कृपा रही, उनका आशीर्वाद रहा और पूरा फैमिली का सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से मैं सर ये सब कुछ कर पाया। अच्छा सर मैं अभी जो रिसेंट आपने जो क्लियर किया 27वीं रैंक आपकी, तो क्या आया दिल में दिमाग में कि हाँ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भी हाँ, तो फिर आरएएस बनने का कैसे दिमाग में आया, क्या लगा कि नहीं आरएएस क्लियर करना है बनना है। सर इसका एक मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि मेरे फादर भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, एक बचपन से एक थोड़ा बहुत एक फाउंडेशन जो वहाँ से था सेट कि भाई कभी न कभी सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है मुझे। और जब मैं जालोर में जब सर्विस में था तो वहाँ पे 1-2 बार कलेक्ट्रेट में कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई थी हमारी, तो वहाँ पे एसडीएम साहब और जो कलेक्टर साहब थे उनकी जो मैंने कार्यशैली देखी जब, तो मुझे लगा सर कि आई फाउंड माई सेल्फ कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। और फिर मैंने धीरे धीरे सर इसके बारे में जो है अपने दोस्तों से और अपने कुछ मेरे मेंटोर हैं उनसे मैंने बात की, तो धीरे धीरे सर मैं इस तैयारी को मैंने स्टार्ट किया। तो क्या लगता है आपको कि आरएएस की तैयारी करना ज़्यादा मुश्किल था या चिकित्सा अधिकारी बनने के लिए जो तैयारी करना है वो ज़्यादा मुश्किल था। सर देखिए ये दोनों अलग अलग यात्राएं हैं और दोनों यात्राओं के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स थे, चैलेंजेस थे। पर आरएएस में ऑब्वियसली सर क्योंकि पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है और आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बीच में कॉम्पीट करके, और मल्टी स्टेज एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेज में आपको पूरा पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होता है और ऐसा एक साइकिल नहीं, आपको 2 या 3 साइकिल भी देने हो सकते हैं। और इसलिए आरएस जो है सर सिविल सर्विस की जो जर्नी है वो कंपैरेटिवली थोड़ी टफ मानी जाती है क्योंकि इसमें पेशेंस फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस में ज़्यादा मुश्किल रही किस में ज़्यादा मुश्किल रहा आपका प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यूज़, किस में आपको ऐसा लगा कि यार शायद मैं निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा, क्या मुश्किल रहा आपके लिए। सर
अगर इसको मुश्किल तो मैं वैसे नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा। जब इतनी बड़ी परीक्षा होती है उसको क्लियर करने का थोड़ा स्ट्रेस भी रहता है, तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, आपने क्या किया होगा कि ताकि स्ट्रेस नहीं रहे और मैं आसानी से पढ़ाई कर पाऊँ, आसानी से इस परीक्षा को क्लियर कर पाऊँ? सर डेफिनेटली स्ट्रेस फैक्टर थोड़ा रहता है, बिकॉज स्ट्रेस एक पॉजिटिव स्ट्रेस रिक्वायरमेंट भी है इस पूरे प्रोसेस में। और स्ट्रेस को दूर करने के लिए सर मैं यूजुअली जो यही होता था कि मॉर्निंग में मेरा जो रूटीन है, मैं सुबह जल्दी उठ के मैं वॉक पे जाता था। उसके बाद में सर एक आधा घंटे का मैं योगा सेशन करता था। उसके अलावा सर शाम को मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे, उनके साथ मैं डिस्कशन भी करता था। तो इससे एंजाइटी जो लेवल है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाता है। और बाकी सर पढ़ते समय बस यही पॉजिटिव तरीके से अगर हम सोचें पढ़ते समय कि भाई, और बिना किसी जैसे गीता में लिखा हुआ है निष्काम कर्म जो है, उस प्रोसेस को मैंने फॉलो किया और बिना रिजल्ट की चिंता किए जो है पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दिया। अच्छा सर, आपने अभी दोस्तों की बात की, तो मैं दोस्तों का एक सवाल करता हूँ। जब आप इतनी बड़ी परीक्षा में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतनी बड़ी परीक्षा के लिए सीरियस हो जाते हैं, दोस्त को भूल जाते हैं या परीक्षा क्लियर होने के बाद दोस्त याद आते हैं, या दोस्त रहते हैं कि नहीं यार तैयारी करो तो दोस्त ज़रूरी है? दोस्तों के बारे में कुछ बताएं, उनके लिए क्या किया आपने? डेफिनेटली सर, अच्छे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं पूरी प्रोसेस में, क्योंकि दे आर द वंस हु आर दे आर योर शॉक एब्जॉर्बर्स। तो दोस्तों के साथ मैं तो सर अभी भी, मैं जब भी मौका मिलता है दोस्तों के साथ पूरे इन्वॉल्व रहता हूँ, और उनके साथ गपशप करना और उनके साथ चिल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पूरे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में मेरे साथ के जो डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा सर मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ ग्रामीण पृष्ठभूमि से, आज जितने भी मेरे दोस्त हैं सब मेरे टच में हैं और सबसे मैं बात करता हूँ। अच्छा सर, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएं, क्योंकि आपने जैसा भी आपने बताया आप चिकित्सा अधिकारी भी हैं, तो वहाँ पर भी आपको टाइम देना, वहाँ पर भी लगातार आपकी ड्यूटी, फिर आपको पढ़ाई में भी टाइम देना, दोस्तों के साथ भी थोड़ा समय व्यतीत करना, या अगर बात करें फैमिली के साथ भी रहना ज़रूरी, कैसे टाइम मैनेज हो पाता है ताकि पढ़ाई भी जारी रहे, पढ़ाई में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए, उसके बारे में बताएं सर। सर टाइम मैनेजमेंट डेफिनेटली एक बहुत क्रूशियल एक फैक्टर है इस पूरी प्रोसेस में। मैं क्या करता था सर कि जैसे मेरा जो हॉस्पिटल का टाइम होता था 8 से 2 या 9 से 3, इस समय को एक्सक्लूड करके मैं अपनी जो प्रिपरेशन थी वो सुबह शाम को 4 बजे से शुरू करता था। 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक मेरा फर्स्ट लैप होता था, और फिर 8 से 9 या 8 से लगभग 9:30 के बीच में एक ब्रेक लेता था मैं, डिनर ब्रेक, और 9:30 के आसपास मैं वापस बैठता था। तो रात के लगभग 1:30-2 या लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2:30 बजे तक का जो समय अपने पढ़ाई के लिए चुनता था सर। अच्छा सर, मैं एक सवाल आपसे ये करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको क्या कहेंगे आप कि हाँ कितने घंटे पढ़ाई ज़रूरी है, या अगर उस पढ़ाई के बीच में अगर फ़ोन भी चलाना हो तो वो कितना ज़रूरी है, या फ़ोन अगर परीक्षा नज़दीक हो तो छोड़ देना चाहिए, या परीक्षा के बाद वापस आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बताएं, फ़ोन यूज़ के बारे में बताएं सर आप। सर आजकल के इस दौर में फ़ोन को बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा देना मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल टास्क है। ऐसा नहीं करें तो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ यू शुड बी वाइज वाइल यूजिंग योर फ़ोन। आप जो है अपने जो कंटेंट व्यूअरशिप है उसको इस तरह से सेट करें कि जो पढ़ाई के जो कंटेंट है वही आपके सामने आए। जैसे अगर यूट्यूब भी है तो यूट्यूब में वो चीज़ सब्सक्राइब्स कर दें जिनकी वजह से आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिले, या फिर सोशल मीडिया या व्हाट्सएप या फेसबुक में भी आप उन ग्रुप्स में जुड़े जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट आपको मिले। तो आप ऐसा करके आप फ़ोन भी चला सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको भी सर आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाना सोशल मीडिया से या बिल्कुल ही दुनिया से कट के तैयारी करना, मुझे लगता है सर कि मुझे नहीं लगता वो एक सही चीज़ है। अच्छा सर, आपने सुना होगा कि पेपर लीक के मामले भी ज़्यादा हुए थे, तो कभी आपको लगा कि यार जो मैंने पेपर दिया है वो कहीं लीक ना हो जाए, या इसका रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि रिजल्ट में भी काफ़ी देरी हुई है सरकारी परीक्षा में, तो क्या लगता था उस वक्त आपको कि यार पेपर लीक हो गया तो, या परीक्षा में जो रिजल्ट है परिणाम जो है उसमें देरी हो गई, तो उस वक्त कैसा महसूस करते थे आप, अगर ये आपको सोच दिमाग में आती थी तो? ये थॉट्स आते हैं सर, क्योंकि आजकल मीडियाज़ एंड जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं इनमें यूजुअली ऐसा जब भी ऐसी कोई इंसिडेंट होता है तो काफ़ी दिनों तक ये मुद्दा छाया हुआ रहता है। तो डेफिनेटली सर आपको इम्पैक्ट तो करता है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर आपको अपने आप के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, तो मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ें आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करती है। और अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है और आपका अगर बहुत सही एटीट्यूड है इस एग्ज़ाम को लेकर के, तो मुझे लगता है डेफिनेटली एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आप सक्सेसफुल बन जाएंगे सर इस एग्जाम। अच्छा सर, मैं उस खुशी के बारे में जानना चाहता हूँ जब आपने रिजल्ट सुना, पता लगा कि यार आरएस परीक्षा क्लियर हो गई, 27वीं रैंक आ गई,
कैसा रिएक्शन रहा, घर वालों का क्या रिएक्शन रहा, जब आपने अपने दोस्तों को बताया उनका क्या रिएक्शन रहा, या सबसे पहले आपका बताएं आपका क्या रिएक्शन रहा? सर मैं अभी डेफिनेटली वो चीज़ अभी भी कभी कभी रिकॉल करता हूँ माइंड में, तो इट वाज अ वेरी वेरी आई थिंक डिफरेंट एक्सपीरियंस मुझे लाइफ में अब तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि रात को 11 बज के शायद 9 बजे मिनट के आसपास रिज़ल्ट आया था वो, और जैसे ही PDF आ गई थी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसको ओपन करके जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो एकदम हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी मेरी। तो जैसे ही उस रोल नंबर पे मैंने अपनी जब नज़र गड़ाई तो सामने मेरी जो रैंक लिखी हुई थी, तो एक बार तो मुझे सर मैं आई वॉज रियली अमेज्ड कि इतना अच्छा रिजल्ट जब आया है, तो डेफिनेटली सर एक तो खुशी भी होती है और थोड़ा ये भी लगता है यार वापस से इसको चेक करूं, भैया से भी चेक करवाऊं, अपने वाइफ से भी चेक करवाया मैंने। तो हालांकि फिर 2-4 मिनट के बाद जब ये कंफर्मेशन हो गया कि हाँ ये रिज़ल्ट अपना ही है, तो धीरे धीरे और फिर सर कॉल्स वॉल्स आने शुरू हो गए फ्रेंड्स वगैरह के, सर के, तो उससे ज़्यादा और वो कन्फर्मिटी होगी सर। तो सर क्या लगता है आपको कि 27वीं रैंक आई, उसके बाद अब क्या रहेगा आगे, आपकी जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताएं सर, क्या रहेगा अब आगे आपका प्रोसेस? सर अभी जैसे एक जो रैंक आने के बाद जो गवर्नमेंट है वो सर्विस एलोकेशन करता है, तो होपफुली मुझे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिल जाएगी। RAS बनने के बाद सर इसमें एज़ पर एज माई नॉलेज जो OTS है जयपुर में, उसमें एक ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका, और ट्रेनिंग पीरियड्स के बीच में भी कुछ आपको डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट्स दिए जाते हैं, जिसमें आपको प्रशिक्षु सहायक कलेक्टर के रूप में डिप्लॉय किया जाता है। तो पहला तो मेरा टारगेट यही रहेगा सर कि मैं ट्रेनिंग पीरियड को अच्छे से एंजॉय करते हुए लर्न करूँ, सब सीखूँ, और जब भी मुझे फील्ड पोस्टिंग मिलेगी तो वहाँ फील्ड में जो भी समस्याएं होगी लोगों की, उनको आइडेंटिफाई करके और उनके ऊपर काम करने का प्रयास करूँगा। सर मैं अपने आखिरी सवालों की तरफ बढ़ता हूँ कि कभी ऐसा होता है कि कभी RS परीक्षा या कोई सरकारी परीक्षा, उसमें परीक्षा परिणाम में तो देरी होती है कभी कभी, लेकिन जो परीक्षा है उसकी जो डेट है कि हाँ परीक्षा कब होगी उससे भी देरी हो जाती है। तो कभी कभी कुछ या किसी रिज़ल्ट अगर आ गया तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कभी कभी कुछ विद्यार्थी होते हैं उनको छोड़ देने का मन करता है कि यार नहीं हो रहा है, या कुछ गलत कदम उठाने का मन, तो उनके लिए कुछ बताएं मोटिवेशन के तौर पर। ज़रूर सर मेरा यही मानना है कि मैं अगर अपने आप को ही रखूं तो 2018 वाला जो इंटरव्यू हुआ था 2021 में, उसमें पूरी 3 साल की प्रोसेस के बाद में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरी रैंक 753 थी। तो और एक बार मुझे भी लगा कि यार इतनी मेहनत करने के बाद जब सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है। ये सुपरफिशियल थॉट्स आते हैं। मेरा यंग एस्पिरेंट से सर यही रिक्वेस्ट है, उनसे यही मेरा आग्रह है कि रिज़ल्ट की बिना चिंता किए बिल्कुल तसल्ली के साथ, आराम के साथ, धैर्य के साथ पूरी पढ़ाई करें और प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। इस प्रोसेस में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल कीजिए, नॉलेज एक्वायर कीजिए, और इसके साथ एक अच्छी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्ड कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी एक जो आप अपनी पर्सनैलिटी जब अंदर लेके जाते हैं तो एक नेगेटिव सोच वाला और एक पॉजिटिव सोच वाला आदमी बहुत ईजिली डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो आप अच्छी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव अपनी पर्सनैलिटी बनाइए और पर्सनैलिटी पे भी काम करना शुरू कीजिए, और एक सिविल सर्वेंट बनने के जो गुण होते हैं वो गुणों को अपने अंदर शुरुआत से ही उनको एक इनकलकेशन कहता है ना, इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़, वो शुरुआत से ही वो धीरे धीरे वो आपको कर देना चाहिए। और पढ़ाई कीजिए, खूब सारा नॉलेज एक्वायर कीजिए। कोचिंग्स में अगर जाते हैं तो वहाँ से भी आप टेस्ट वगैरह देते हैं तो टेस्ट अच्छे से लिखिए, टेस्ट में क्या क्या आपकी कमज़ोरियां हैं उन कमज़ोरियों पर काम कीजिए, और एक अच्छा ग्रुप बनाइए, स्टडी ग्रुप बनाइए, फ्रेंड सर्किल जिसमें 2 या 3 से ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, और उनके साथ डिस्कशन कीजिए, और अपनी मन की जो भी आपकी पीड़ा है वो आप अपने पीयर, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स या किसी दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि लंबे समय तक मन की पीड़ा को अपने अंदर ही बसा लेना धीरे धीरे डिप्रेशन जो है उसका लक्षण होने लग जाता है। तो मेरा सर यही आग्रह रहेगा कि आप ईमानदारी के साथ उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। सेकंड लास्ट सवाल मेरा, मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने फ्रेंड्स के बारे में बताया, फैमिली के बारे में बताया, लेकिन एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हमें बता सके कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप बताएं, जब आपने तैयारी शुरू की RS की, कौन सा ऐसा गुरु था जो जब आपकी 753 रैंक आई तब भी आपके साथ था, और जब 27वीं रैंक लानी थी आपको तब भी मोटिवेट किया कि नहीं 753 कोई दिक्कत नहीं, आगे और अभी ज़िंदगी है और तैयारी करो, रैंक आएगी। उनके बारे में बताएं, कहाँ से तैयारी, कौन सा ऐसा गुरु? डेफिनेटली सर, मेरे जो मेंटोर हैं, डायरेक्टर हैं, डॉक्टर मनोहर सिंह जी राठौर सर हैं। मैं शुरुआत में सर उनसे ही मिला था अपनी प्रिपरेशन के अर्ली डेज़ में, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया और हर वक्त मुझे मोटिवेट करते रहे,
और जब शुरुआती वर्षों में मेरा चयन नहीं हुआ तब भी उन्होंने ही मोटिवेट किया कि नहीं यार तेरे अंदर पोटेंशियल है, और तू बस जो बेसिक्स हैं उन पे काम कर, और बिना रिज़ल्ट की चिंता किए जो पढ़ने का टारगेट था, और उन्होंने पढ़ने के जो बड़े बड़े टारगेट्स थे उनको छोटे छोटे सेगमेंट्स में हमको जो टास्क होता है जिसको टास्क ग्रुप में उसको दिया, और टेस्ट वगैरह में भी उन्होंने हमको बहुत क्लोजली गाइड किया, कहाँ पे हमारी कमज़ोरियाँ थी, कहाँ कहाँ हम पीछे थे, तो उनको वो ठीक करते रहे। और आज मैं सर अगर 27वीं रैंक तक पहुँचा हूँ तो मुझे लगता है सर कि उस पूरी प्रोसेस में मनोहर सिंह जी राठौर सर का मैं बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ सर। सर मेरा आखिरी सवाल हमारा ऐसा रहता है कि जो हमारे गेस्ट होते हैं उनकी तरफ से एक मोटिवेशन मैसेज जो एस्पिरेंट्स जो विद्यार्थी हैं जो आपको देख रहे हैं या जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो और भी जनता जो आपको देख रही है, उनके लिए क्या मोटिवेशन मैसेज रहेगा कि 753 से छलांग मारकर 27वीं रैंक तक आने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या मोटिवेशन ज़रूरी है, वो बताएं सर। मुझे लगता है सर कि बहुत बेसिक जो आइडियोलॉजी है, जीवन में धैर्य रखें। अगर कोई आपको परिणाम समय पर नहीं मिल रहा है तो उसकी ज़्यादा चिंता ना करें। अगर आप मेहनती हैं, अनुशासित हैं, और अगर आप सही चीज़ों को सही तरीके से करने में सक्षम हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर आपको कभी न कभी उस स्टेज तक ज़रूर पहुंचाएगा जिसके लिए आप बने हैं। बस धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ मेहनत करते रहें। कोई भी फील्ड हो, मैं नहीं कहूँगा कि आप सिविल सर्विसेज में भेड़ चाल की तरह आ जाइए। हमें हमारे सोसाइटी में अच्छे इंजीनियर्स की भी आवश्यकता है, अच्छे डॉक्टर्स की भी आवश्यकता है, अच्छे टीचर्स की भी आवश्यकता है, अच्छे सिविल सर्वेंट्स की आवश्यकता है, एंड एट द एंड ऑफ डे हमारे सोसाइटी में अच्छे ह्यूमन बींग्स की भी आवश्यकता है जो अच्छा इंसान बनने के लिए हमें प्रेरित करें और सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज दें सबको। तो बस यही है, आप जो भी आपका एक सपना है, ड्रीम है, उसको आप फॉलो करें और पूरा उसमें मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते रहें और धैर्य रखें उसके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।